लेक्चर नंबर है 17। बेसिकली हम बात कर रहे हैं, डेट है 30 जून। हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हमने ये देखा था कि अगर मोशन किसी पार्टिकल की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है तो उसकी जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने ये देखा था कि E मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पर किसी दूसरे पॉइंट पर मस्ट बी कांस्टेंट। इसको हम कह रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिन केसेस में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, जिसमें सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता। ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है डेसिपेटिव फोर्सेस, जो कि एनर्जी को कंजर्व नहीं करती, जो कि एनर्जी को कांस्टेंट नहीं रखती। जिसमें से एक फोर्स फ्रिक्शन है, जिसमें से हीट भी आ जाती है, और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं। इनका मेन काम क्या है? इन फोर्सेस को कहा जाता है डेसिपेटिव फोर्सेस। ये एनर्जी को कांस्टेंट नहीं रखती। जो मोस्ट एक जनरल लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, उसमें हमें सारी की सारी एनर्जी की फॉर्म्स इंक्लूड करनी है, जो कि ये कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर कहीं पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, अगर कहीं पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सब के सब डिक्रीज़ डेफिनेटली होंगे, लेकिन इनमें ओवरऑल चेंज ज़ीरो आएगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा अब आगे जाके हम देखेंगे। बेसिकली ये डायरेक्ट लिंक कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ। हम यहाँ पे एक नई टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आगे जाके उसको हमें रिलेट करना होगा एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ। इसको फ़िलहाल हम कह रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि कंजर्वेटिव होती हैं, कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में हमने एनर्जी कंजर्वेशन ऑब्टेन की है बाय समिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसका जो रिलेशन हमारे पास है वो एग्जैक्टली ये था। बेसिकली यहाँ पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कैसे करती हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जब कोई फोर्स कंजर्वेटिव होती है उसकी एनर्जी या तो कांस्टेंट रहती है या फिर कंजर्व रहती है। ये बेसिक डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स की। बाकी उसका फार्मूला और डिटेल डिस्कशन आगे जाके हम देखेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन हमें क्या कहती है? इफ़ अ फोर्स इज़ कंजर्वेटिव, if F is a conservative force if work depends only on the position of initial and final points. See, F is a conservative force if work depends only on the position, the initial and final points, but not on the path between the initial and final points. अगर मेरे पास कोई वर्क आता है जो कि ओनली डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर, ना कि पाथ के ऊपर, उस वक्त जो फोर्स F रहती है उस पर्टिकुलर फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस को थोड़ा सा डिटेल में जाके हम आगे देखेंगे। से हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। उस एग्जांपल में मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि मूव करता है फ्रॉम P1 टू पॉइंट P2 अलॉन्ग पाथ 1। उसको हम कह रहा हूँ 1 2। एक और पाथ है, फिर एक और पाथ है। अगर मेरे पास ये डेफिनेटली पार्टिकल जो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फोर्स F मूव कर रहा है। हम अज्यूम करते हैं कि फोर्स F इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। वर्क हम देखेंगे कि इस सिनेरियो में वर्क क्या है, यहाँ पे वर्क क्या है, इस पाथ पे वर्क क्या है। अगर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इनके दरमियान जो दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा।
इस पाथ पर भी वर्क सेम होगा, इस पाथ पर भी वर्क सेम होगा, इस पाथ पर भी वर्क सेम होगा। सबसे पहले हम देखेंगे पाथ 1 पे वर्क डन के हम कैसे निकाल सकते हैं। सो वर्क डन बाय द फोर्स F ऑन द पार्टिकल W12, उसको हम कह रहे हैं वर्क डन बिटवीन पॉइंट 1 to पॉइंट 2 अलॉन्ग पाथ 1, उसको हम सिंपली W12 कह रहे हैं। पॉइंट P1 to पॉइंट P2 F डॉट dr, ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, ये लाइन इंटीग्रल है, वर्क को निकालने के लिए यूज़ होता है इन मूविंग फ्रॉम 1 to 2 अलॉन्ग पाथ 1, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। सो सिमिलरली फिर हमने कहा हुआ है W12 प्राइम P1 to P2 F डॉट dr, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम 1 to 2 अलॉन्ग पाथ 2। अब ये W12 प्राइम जो है अलॉन्ग पाथ 2 है। से इफ़ W12 मीन्स पाथ 1 के अराउंड अलॉन्ग जो वर्क डन हुआ, पाथ 2 के अलॉन्ग जो वर्क डन हुआ, ये पाथ 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पाथ 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एनी टू पाथ, ये सिंपली पर्टिकुलर पाथ 1 और पाथ 2 की नहीं बात कर रहा, हमारे पास अगर कोई भी दो पाथ हैं, वो पाथ कोई से भी हो सकते हैं, बिटवीन पॉइंट्स P1 टू पॉइंट्स P2, वो पाथ ये भी हो सकता है, वो पाथ ये भी हो सकता है, वो पाथ ये भी हो सकता है, इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है फॉर एनी टू पाथ, अगर वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, अगर वर्क डन सेम आता है देन द फोर्स F जो उस पर एक्ट कर रही है, क्योंकि वर्क का फार्मूला बेसिकली क्या होता है F डॉट dr लाइन इंटीग्रल है बिटवीन पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। अगर वर्क दो पॉइंट्स के दरमियान सेम आ जाता है देन F इज़ कॉल्ड ए कंजर्वेटिव फोर्स। सो हम अगर राउंड ट्रिप की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स को देखने के लिए राउंड ट्रिप हम कैसे कह रहे हैं, राउंड ट्रिप फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स। राउंड ट्रिप का मतलब ये है कि क्लोज पाथ। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ से यूँ जा रहे हैं फिर वापस यहाँ से यूँ आ रहे हैं, तो एक तरह से ये क्लोज पाथ होगा, ओपन पाथ नहीं होगा। जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया घूम के वापस उसी पॉइंट पे हम आ गए, इसी वजह से ये क्लोज लूप बनता है, ये क्लोज पाथ बनता है। उस केस में कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क बेसिकली निकालेंगे, देखते हैं वर्क क्या आता है। से पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2 एंड देन बैक टू पॉइंट P1। सो पार्टिकल ने स्टार्ट P1 से किया, वापस बैक P1 पे आ गया। पार्टिकल ने स्टार्ट P1 से किया, इस पाथ से यूँ गया, वापस बैक आया। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इस केस में हमारे पास सेम है। तो ये इसको हम दो हिस्सों में इनिशियली तो डिवाइड करेंगे, लेकिन फाइनली इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। सो ये कंप्लीट क्लोज पाथ बनता है। इफ़ द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव द टोटल वर्क इज़ एग्जैक्टली ज़ीरो। अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप है और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, सो टोटल वर्क इस सारे पाथ के अलॉन्ग एग्जैक्टली ज़ीरो आएगा, क्योंकि वर्क बेसिकली डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान। अगर मेरे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, एक क्लोज लूप है, सो नेट वर्क डन ज़ीरो आएगा। इस केस में टोटल अगर फोर्स मेरे पास कंजर्वेटिव है, सो टोटल जो वर्क है वो एग्जैक्टली ज़ीरो है फॉर अ राउंड ट्रिप अलॉन्ग ए क्लोज पाथ। सो ये बेसिकली मुझे क्या बताता है, ये मुझे ये बताता है कि अगर मैं जो वर्क है फ्रॉम पाथ 1 टू पाथ 2 प्लस पाथ 2 टू पाथ 1, इसको मैंने लेवल अलग डायरेक्शन में किया हुआ है। जैसे हम यहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको मैंने W लिखा हुआ है 1 2। यहाँ से हम 2 से 1 की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो मैंने लेवल किया हुआ है 2 1, और ये पाथ 2 है, इसको मैंने प्राइम लेवल किया हुआ है। ये पाथ 1 है, इसको मैंने अनप्राइम्ड लिखा हुआ है। सो हम बात कर रहे हैं कि हम बेसिकली यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से जब यहाँ आते हैं, इस वर्क को और इस वर्क को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल सम ज़ीरो है। सो अगर मैं गौर से देखूँ तो अगर मैं यहाँ से फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जाऊँ, उसको मैं कहूँगा W पाथ 2 1 से लेके 2 तक, जिसको मैंने प्राइम कहा हुआ है, और ये जो है ये बेसिकली 2 से लेके 1 है। सो अगर मैं यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करूँ या मैं यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करूँ तो मुझे रिज़ल्ट सेम मिलेगा विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सो ये रिज़ल्ट जो है ये वैलिड रहेगा W
1 से लेके 2 या W2 से लेके 1 एग्जैक्टली सेम होंगे, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। सो W12 प्लस W21 प्राइम इक्वल टू 0, मुझे पता है W21 प्राइम एग्जैक्टली बराबर है माइनस ऑफ W12 प्राइम के। थोड़ा सा पहले हमने एग्जैक्टली यही चीज़ देखी है, यहाँ मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूँगा। सो मेरे पास W12 माइनस W12 प्राइम इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं इस केस की बात करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 से लेके 2 एफ डॉट डी आर, प्लस ये वाला केस करूँ तो 2 से लेके 1 तक एफ डॉट डी आर। एग्जैक्टली मैं अगर ये इसके इक्विवेलेंट है, मैं अगर ये स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो 1 से लेके 2 एफ डॉट डी आर माइनस 1 से लेके 2 एफ डॉट डी आर विच इज़ इक्वल टू 0। सो ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे ये दे रहा है कि 1 से लेके मैं 2 तक जा रहा हूँ, वापस मैं 2 से लेके 1 तक आ रहा हूँ। इस किस्म के इंटीग्रल को हम यूँ लिखते हैं जो कि क्लोज्ड लूप इंटीग्रल होते हैं। जो अगर मेरे पास कोई ऐसा पाथ है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, तो ऐसे इंटीग्रल को हम इंटीग्रल लगा के दरमियान में यूँ क्लोज कर देते हैं। हम ये कहते हैं बेसिकली ये क्लोज्ड लूप इंटीग्रल है। सॉरी, तो 1 से लेके 2 तक चले गए, फिर 2 से लेके 1 तक आ गए। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, ये फोर्स एग्जैक्टली सेम है। पाथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे एंड कर रहे हैं। सो इस किस्म के इंटीग्रल को हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल लगा के क्लोज सर्किल लगा लेते हैं। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो पाथ है वो क्लोज्ड पाथ है। सो अगर मेरे पास फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्लोज लूप इंटीग्रल एफ डॉट डी आर हमेशा 0 के बराबर आता है। सो लाइन इंटीग्रल अराउंड अ क्लोज लूप ऑलवेज वेनिशेस इक्वल टू 0। सो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जो स्प्रिंग रेस्टोरिंग फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जबकि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव है। इट इज़ नॉट कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, ये हमेशा मोशन को अपोज करती है। सो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर पाथ किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, ये हमेशा पाथ रिप्रेजेंट करती है। अगर मोशन ज़्यादा होगी तो इसने अपोज ज़्यादा किया होगा, मोशन कम होगी तो इसने अपोज कम किया होगा। इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक डेसिपेटिव फोर्स है, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। हालांकि ग्रेविटी स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस है। सो क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर कभी भी 0 नहीं आता फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सो वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर मैं किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूँ, सो इट ऑलवेज डेसिपेट्स एनर्जी इन सम फॉर्म, हीट की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। अगर हम वर्क कर रहे हैं किसी ऐसी फोर्स के अगेंस्ट में जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसा कि हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं उस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रिक्शन है, एफ़ मेरा इस डायरेक्शन में है, डी वी मेरी इसी डायरेक्शन में है, सो वर्क फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ जो कि अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स है। सो डेफिनेटली इस केस में ये फ्रिक्शन फोर्स कुछ एनर्जी को हमेशा डेसिपेट करेगा इन फॉर्म ऑफ सम हीट। कुछ भी वो डेसिपेटिव एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इसीलिए एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इसीलिए हम कहते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑल डेसिपेटिव एनर्जी जो होगी उनका चेंज 0 आएगा, या हम कहें किसी पॉइंट पर इन तीनों का सम कांस्टेंट आएगा, उसके बगैर नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कांस्टेंट नहीं आ सकता, सॉरी। हम सिर्फ और सिर्फ चेंज की बात करते हैं कि इसमें जितना चेंज आया, इसमें जितना चेंज आया, एग्जैक्टली इसमें जितना चेंज होगा वो, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, गौर से देखें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्ट प्लस चेंज इन all other forms
मस्ट बी ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि दिस प्लस दिस ये भी चेंज ही होगा, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स। इसमें जितना चेंज आया, इसमें जितना चेंज आया, एग्जैक्टली जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेट हुई। सो ये एक रिलेशन हमारे पास वैलिड रिलेशन है। ये बताता है कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। अगर एनर्जी कंजर्व रहती तो चेंज दिस हमेशा ज़ीरो आता, क्योंकि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन इस केस में ये रिलेशन वैलिड होगा। सो जो हमारा मेन टास्क था आज के लेक्चर का वो बेसिकली ये था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम डिफाइन ही कर सकते हैं फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर मेरे पास फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं है उसके रेस्पेक्ट से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा कि मेरे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उस केस में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमारे पास वो है फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। सो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन ही उन फोर्सेस के केस में कर सकते हैं जो फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये बेसिकली क्या कह रहा है, डायरेक्ट लिंक कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के साथ। सो पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के साथ लिंक कर रहा है, और वर्क ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को लिंक कर रहा है वर्क डन के साथ। वर्क डेफिनेटली लिंक होता है फोर्स के साथ। सो बेसिकली फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूँ, फॉर अ पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स को डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों आपस में जो लिंक करते हैं वो बेसिकली वर्क डन से करते हैं। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, उसके बाद वापस इस स्टेटमेंट में वापस आऊँगा। ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या कह रही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी equals the negative of the work done by a conservative force between 2 points equals the negative of the work done को हम F dot dr भी लिख सकते हैं between 2 points. So change in potential energy is exactly negative of the work done. So change in potential energy is exactly negative of the work done between 2 points. So initial final points कुछ भी हो सकते हैं। इसको हम डिटेल में थोड़ा सा आगे जाके एग्जाम्पल से देखते हैं। सो मेरे पास एग्जाम्पल है से ग्रेविटी का। ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे पता है कि z डायरेक्शन में होती है, जो कि एग्जैक्टली डाउनवर्ड होती है, इसीलिए हम नेगेटिव लगाते हैं -mg फॉर ग्रेविटी। सिमिलरली मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट को मैंने P0 कहा हुआ है जिसमें हाइट 0 है, दूसरे पॉइंट को मैंने P कहा हुआ है जिसमें हाइट z है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी z है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो मेरे पास आएगा वो सिंपली आएगा mgz माइनस mg0। हाइट 0 पे है, हाइट z पे है, सो ये 0 हो जाएगा। मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgz। वही हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट मेरे पास एग्जैक्टली ये है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया, वर्क जिसके इक्वल था वो मैंने यहाँ रख दिया। मुझे पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में F बराबर होता है -mg के। ये नेगेटिव साइन बाहर है, ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, mg बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली डेल z रह जाएगा। इनिशियल पॉइंट की हाइट 0 है, फाइनल पॉइंट की हाइट h है। 2 पॉइंट्स थे P0 से लेके P तक, इनिशियल हाइट 0। सो हम एग्जाम्पल देख रहे थे ग्रेविटी का। मुझे पता है कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट से
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली बराबर आएगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के, जो एग्जैक्टली बराबर आएगा इसके फोर्स की एक्सप्रेशन मैंने डाल दी। यहाँ से एम जी बाहर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सी ये मेरे पास आ जाएगा एम जी इंटीग्रल 0 से लेके टी जेड। सो अपर लिमिट इंटीग्रल आ जाएगा सिंपली जेड, अपर लिमिट जेड है, लोअर लिमिट 0 है। ये मेरे पास आ जाएगा एम जी जेड माइनस 0। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली मेरे पास आ जाएगा एम जी जेड। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 0 पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी नॉट एग्जैक्टली एम जी जेड। सो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी की जब भी हम बात करते हैं हम बेसिकली डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। हम कभी भी ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पोटेंशियल एनर्जी है। हम हमेशा जो डिफ़ाइन करते हैं इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है, जो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है एनर्जी का बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो ग्राउंड है, वो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इस पॉइंट को हमेशा हम ज़ीरो एनर्जी अज्यूम करते हैं। हम कहते हैं हम जो बेसिकली ले रहे होते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जो कि हमेशा हमें इस शेप में मिलता है। सो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं वो एक सिंगल पॉइंट क्वांटिटी नहीं है, वो हमेशा एक डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। एक पॉइंट हमेशा हमारा रेफरेंस होता है, यूजुअली उस रेफरेंस को हम ज़ीरो लेते हैं। जो रेफरेंस हम हमारा सेट करते हैं वो ज़ीरो सेट करते हैं। सो हम अगर सिंपली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है जो कि ये आती है, इसका मतलब ये है कि उसका जो रेफरेंस सेट हुआ हुआ है दूसरी पॉइंट पे वो ज़ीरो सेट हुआ हुआ है। इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करते हैं। अदरवाइज़ जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेसिकली डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। सो हमने थोड़ा सा पहले ये देख लिया कि हमने ये देख लिया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स एग्जैक्टली इक्वल है किसके, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज वी हैव ए क्लोज पाथ, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, सो डेफिनेटली मेरे पास ये वर्क डन ज़ीरो आ जाएगा। अगर मेरे पास एक क्लोज पाथ है, अगर मेरे पास फोर्स कंजर्वेटिव है, सो डेफिनेटली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, क्लोज लूप है, तो ये वर्क डन डेफिनेटली ज़ीरो होगा अगर मेरे पास फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। ये कह रहा है फॉर ए क्लोज पाथ दैट इज़ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर द सेम। क्लोज पाथ के केस में इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होंगे, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सेम पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी वन पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी सेम पॉइंट डेफिनेटली ज़ीरो। सो दो पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली सेम रहेगी। ये क्या कह रहा है कि no matter what path we follow, if we arrive at the same point we have same potential energy. So potential energy basically पोजीशन पर डिपेंड करती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से आ रहे हैं, किस पाथ को फॉलो करके आ रहे हैं, अनलेस कि हमारे पास पॉइंट सेम है इनिशियल फाइनल, तो दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा सेम होगी। सो मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के केस में हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे पता है हम क्या कहते हैं कि ये इनिशियल मेरा पॉइंट है पी नॉट एक्स इजिकल टू ज़ीरो। मैंने इसको स्ट्रेच किया एट पॉइंट पी, जहाँ पे मेरी पोजीशन बनती है वो एक्स बनती है। तो मुझे पता है कि स्प्रिंग फोर्स, सो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन आ जाएगा बिटवीन पॉइंट जी पी नॉट टू पी, जो कि एक्स बनता है ज़ीरो से लेके एक्स तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स नेगेटिव। ये जो मेरे पास स्प्रिंग फोर्स है वो माइनस के एक्स के इक्वल है, क्योंकि स्प्रिंग रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा बराबर होती है माइनस के एक्स के। सो ये माइनस के एक्स है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल सिर्फ एक्स पे रह जाएगा। अगर मैं यूँ इसको देखना चाहूँ तो से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट पी नॉट, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल का लिमिट है 0 से लेके एक्स डी ऑफ एक्स।
इसका इंटीग्रल आ जाएगा x² बाई टू अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0। सो पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस पॉइंट को हमने सेट किया हुआ है 0। अगर मैं पॉइंट को सेट कर दूं सो मेरे पास सिंपली पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P आ जाएगी, जो कि k हाफ के ये x अपर लिमिट पुट करेंगे, x लोअर लिमिट करेंगे 0 0, पूरी टर्म डिस्कार्ड हो जाएगी। सो मेरे पास स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी है एग्जैक्टली ऐसे निकलती है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी समहाउ हमारी ये आती है। अब हम लास्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं इस लेक्चर में। वो मेरे पास क्या है, वो बेसिकली हम फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को लिंक करते हैं। उससे पहले हमने क्या निकाला है, उससे पहले हमने ये देखा है कि हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मुझे कंजर्वेटिव फोर्स गिवन है तो उसके केस में मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली फोर्स कैलकुलेट करनी है फॉर अ गिवन पोटेंशियल एनर्जी। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो उसमें फोर्स कैसे निकाल सकता हूँ। से इफ़ P0 and P are separated by a distance by a small distance delta r। से मेरे पास दो पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, जो कि dr मेरे पास बनता है। सो फोर्स F है, दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान सेपरेशन स्मॉल dr है। अगर मेरे पास सेपरेशन इतनी स्मॉल है तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं लिखूँगा डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे पास डिफरेंस बड़ा होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मेरे पास डिफरेंस बहुत ही छोटा होता है तो उसको हम डी की फॉर्म में लिखते हैं, डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। सो ये बेसिकली मुझे बता रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट P0, जो कि एग्जैक्टली मुझे पता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन F डॉट dr, क्योंकि dr छोटा है डेफिनेटली इन पॉइंट साइमल है तो इंटीग्रल भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास dr है ही बहुत छोटा। सो अगर मैं इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बेसिकली डेल u इक्वल आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एफ ऑफ आई डी वाई माइनस एफ ऑफ जेड डी जेड। इनको मैंने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया, इसके कंपोनेंट लिखे, इसके कंपोनेंट लिखे, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, एग्जैक्टली मेरे पास ये शेप आ जाएगी। फॉर टाइम बिंग थोड़ी सी देर के लिए हम अज्यूम करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट डी आर है वो सिंपली अलॉन्ग एक्स एक्सेस है। इसका मतलब ये है कि डी वाई ज़ीरो है, क्योंकि इस सेल्फ डी आर जो था वो यहाँ भी हमने पुट किया है इन कंपोनेंट की फॉर्म में। ये है डी एक्स ऑफ आई प्लस डी वाई ऑफ जे प्लस डी जेड ऑफ के। अब यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि डेल्टा आर सिर्फ एक्स एक्सिस में है, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएंगे। सिर्फ ये कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है जो कि सर्वाइव करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो उस केस में मेरे पास डेल यू आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मैं एफ एक्स निकालना चाहूँ तो एफ एक्स आ जाएगा मेरे पास डी ओवर डी यू ओवर डी एक्स, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। सो अगर मेरे पास दो कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही वेरिएबल का डेरिवेटिव है, तो उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में यूजुअली लिखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा कर्ली यू व कर्ली एक्स नेगेटिव। यहाँ पे एक नेगेटिव था, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे मैं नेगेटिव भूल गया हूँ, यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, सॉरी। ये जो फाइनल पिक्चर है उसमें भी करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। जो फाइनल लास्ट में मैं पिक्चर्स लगाता हूँ उसमें ये वाला नेगेटिव नहीं होगा। सो एफ एक्स मेरे पास आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू ओवर डी एक्स, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। सिमिलरली x के केस में मैंने ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल दिया, y के केस में भी निकाल सकते हैं, z के केस में भी निकाल सकते हैं। ये f का x कंपोनेंट है, ये f का y कंपोनेंट है, ये f का z कंपोनेंट है। अगर तीनों कंपोनेंट को हम कंबाइन करते हैं तो ये नेगेटिव इधर से इधर से इधर से कामन मेरे पास आ जाएगा बाहर, नेगेटिव यहाँ से यहाँ से यहाँ से कामन आ जाएगा। ये फोर्स का f, ये मेरे पास फोर्स आ जाएगी एफ एक्स ऑफ आई प्लस एफ वाई ऑफ जे प्लस एफ जेड ऑफ के, ये मेरे पास टोटल फोर्स है। सो ये एक्स कंपोनेंट है, नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये वाई कंपोनेंट है, नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये जेड कंपोनेंट है, नेगेटिव कॉमन ले लिया। सो अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूँ तो इस स्टेटमेंट को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं।
बेसिकली ये जो डेरिवेटिव्स तीनों के तीनों आ रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे वाई जे यूनिट वेक्टर, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड के यूनिट वेक्टर, इसको हमने अलग कर दिया, यू को हमने अलग कर दिया। जब यू मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ अलग हो जाएगा, इसके साथ अलग हो जाएगा, इसके साथ अलग हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अलग हो गई। ये जो शेप बनती है, इस शेप को हम कहते हैं ग्रेडियंट। इसका ये सैम्पल होता है। ग्रेडियंट हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी का लेते हैं जो कि कन्वर्ट कर देता है उस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर की शेप में। सो बाद में हम देखेंगे इटसेल्फ कि ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है। सो एफ की जो फाइनल शेप आ जाएगी नेगेटिव, वो जो ग्रेडियंट जो कि एग्जैक्टली मुझे ये गिवन है, आई करली और करली एक्स प्लस जे करली और करली वाई प्लस के करली और करली जेड टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। सो ये पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ इसके साथ इसके साथ डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ पे। सो द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स फोर्स। सो ये बेसिकली रिलेशन है। ग्रेडियंट एक वेक्टर ऑपरेटर है जो कि हमेशा स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट होता है, क्योंकि ये सही है। सो स्प्रिंग के केस में हम देखते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है कि एग्जैक्टली ये है। अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे पास जो फोर्स है वो कैसे निकल सकती है, वो निकल सकती है माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेडियंट मेरे पास हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दूँ तो मेरे पास आ जाएगा करली यू और करली एक्स ऑफ आई प्लस करली यू ओवर करली फाई ऑफ जे प्लस करली यू ओवर करली जेड ऑफ के। सो हम क्या कर रहे हैं, हम ये चीज़ पहले से निकाल रहे हैं। सो इसको मैं कह देता हूँ एफ ऑफ एक्स, इसको कहा हुआ है एफ ऑफ वाई, इसको कहा हुआ है एफ ऑफ जेड। सो एफ ऑफ एक्स जो आ जाएगा वो माइनस टाइम्स डेल यू और डेल एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स है तो डेफिनेटली आई यूनिट वेक्टर इसके साथ है क्योंकि उसी का कंपोनेंट है ये। सो एफ एक्स आ जाएगा मेरे पास करली यू और करली एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पहले से है मेरे पास के एक्स आ जाएगा। सो मेरे पास सिंपली कोई भी डिपेंडेंस वाई की नहीं है, एफ आई ज़ीरो, कोई भी डिपेंडेंस जेड की नहीं है, सो एफ ऑफ जेड ज़ीरो, एफ एक्स सर्वाइव किया है सिर्फ और सिर्फ ये। सो मुझे पता है कि स्प्रिंग फोर्स एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं सबसे आखिर में, तो ये लेक्चर का लास्ट पार्ट है से मेरे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर उसकी शेप है कैपिटल जी स्मॉल मैस ऑफ अर्थ ओवर आर। सो यहाँ पे आर मुझे गिवन है, आर का मतलब ये है कि मैं रेडियल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। सो मैं बात करूँगा बेसिकली एक्स वाई जेड में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड आज हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ आर कंपोनेंट की बात करूँगा। सो एफ मेरे पास आ जाएगा माइनस करली यू ओवर करली आर एंड आर यूनिट वेक्टर की शेप में। नेगेटिव आ जाएगा, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हम ऐसे लिखेंगे से जी बाहर आ जाएगा, माइनस पहले से बाहर है, कैपिटल जी एम मैस ऑफ अर्थ बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ आर यहाँ पे सिंपली 1 ऑफ आर और यहाँ पे ये आर यूनिट वेक्टर है क्योंकि ये फोर्स के कंपोनेंट के साथ लिंक करता है। सो इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर दोबारा करली बाई करली आर वो 1 हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव बेसिकली आ जाएगा, डेरिवेटिव 1 ओवर आर का आ जाएगा माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि ये रेडियल कंपोनेंट बेसिकली हम देख रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएंगे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे पता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होती है। अगर मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जी मैस ऑफ अर्थ और आर स्क्वायर रेडियल मीन्स के ये मैस ऑफ अर्थ और जो मैस पड़ा हुआ है उनके दरमियान ये फोर्स रेडियल है, आर की डायरेक्शन में है। सो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक है।